plus H plus gives you NO plus Cl2 plus H2. The second reaction is MnO2 plus HCl gives you MnCl2 plus Cl2 plus H2. The third reaction MnO4 minus plus SO3 2 minus plus OH minus gives you Mn2 plus MnO4 2 minus. It's not Mn2 plus, it's not possible. It would be MnO4 2 minus plus SO4 2 minus plus H2. These are the three reactions which you have to balance. Let's see आप लोग बैलेंस कर पाते हो नहीं कर पाते हो. करें शुरू. चलो फर्स्ट रिएक्शन बोलो. 2Cl minus plus 2H plus gives Cl2 plus H2O. चार्ज बैलेंस्ड है, बिल्कुल सही. ठीक है, आसानी से बैलेंस कर सकते हैं. यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीजन नंबर कितना है? +4. यहाँ कितना है? +2. नाइट्रोजन गया +4 से +2 में 2 का चेंज. Cl माइनस 0 से किसमें? -1 से किसमें चला गया? 0 में. कितना चेंज आया? 1. यहाँ कितने Cl एटम है? 1. तो इसका एन फैक्टर भी कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसके चेंज को इससे और इसके चेंज को इससे. ये रिएक्शन आ गई. जो बैलेंसिंग का मेथड सिखाया उस समय से बैलेंस कर सकते. यहाँ पे Mn कौन से स्टेट में? +4. यहाँ Mn कौन से स्टेट में आ गया? +2. यहाँ पे Cl कौन से स्टेट में था? -1. यहाँ किस में आ गया? तो यहाँ पे फिर से चेंज कितना आया? 2. यहाँ पे चेंज कितना आया? 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो MnO2 plus 2HCl gives MnCl2 plus Cl2 plus H2O. अब एटम्स बैलेंस करो अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. यहाँ कितना है? मैंने 1. यहाँ पे कितना होना चाहिए? 1 है. यहाँ कितना क्लोरीन है? 2. यहाँ क्लोरीन कितना हो गया? 2 and 2 4. तो अगर इधर 4 क्लोरीन है तो क्लोरीन इधर भी कितना होना चाहिए? तो इसे 4 कर दो. 4HCl plus 2H2O. रिएक्शन बैलेंस्ड. समझ में आता है? फिर
Mn प्लस 7, सल्फर कौन सी स्टेट में यहां पे प्लस 4, Mn प्लस 7 से यहां किस में आ गया प्लस 6, और यहां पे सल्फर कौन सी स्टेट में प्लस 6, तो Mn प्लस 7 से प्लस 6 में आया, कितना चेंज आया 1, सल्फर प्लस 4 से प्लस 6 में आया, कितना चेंज आया, दोनों के चेंज को क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन क्या बनेगा 2MnO4 माइनस प्लस SO3 2 माइनस प्लस OH माइनस गिव्स यू MnO4 2 माइनस प्लस SO4 2 माइनस प्लस H2O बनेगा। अब बैलेंस करो एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कितना है मैंने यहां 2, तो यहां भी कितना होना चाहिए 2MnO4 2 माइनस, सल्फर कितना है 1, तो यहां पे भी सल्फर कितना होगा। अब क्या बैलेंस करेंगे चार्ज, तो चार्ज बैलेंस करो -2 -4 एंड -1, कितना हो गया -5, तो इधर भी कितना आना चाहिए -5, कितना है 2 and 2 -4 एंड -2 कितना हो गया -6, इधर -5 इधर -6, तो इधर भी -6 होना चाहिए, तो एक OH माइनस और ऐड कर दो, तो इसे आप 2OH माइनस कर दो, बोलो समझ में आता है। अब बैलेंस कर लो ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन हुआ 4 2 8, 8 and 3 11, 11 and 2 13, इधर कितना हुआ 8, 8 and 4 12, 12 and 1 13, हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस्ड, तो ये हो गई आपकी बैलेंस्ड रिएक्शन। कर सकते हैं बैलेंस, तो जब भी कोई रेडॉक्स रिएक्शन आती है हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज करेंगे, जिसके थ्रू हम आसानी से रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखो बैलेंसिंग ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। जो हम बात करें किस तरह से हम एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, किस तरह से बैलेंस करते हैं, मैंने लास्ट क्लास डिस्कस किया था आपसे, बाय आयन इलेक्ट्रॉन। जब भी मुझे एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को बैलेंस करना है मैं हमेशा कौन सा मेथड यूज करूंगा, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। फॉर एग्जांपल आपके सामने मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, दैट इज Cl2 प्लस OH माइनस gives ClO3 minus plus Cl minus plus H2O, ठीक है। तो पहले तो हमें चेक करेंगे क्या ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। देखो Cl यहां कौन से स्टेट में, यहां पर -1, यहां पर +5, Cl 0 से -1 जा रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, Cl 0 से +5 जा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। एक ही रिएक्शन में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, दैट मीन्स ये कौन सी रिएक्शन है, इट इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो बस पहले आप दो हाफ लिखो, एक ऑक्सीडेशन हाफ और दूसरा रिडक्शन हाफ लिख सकते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ क्या होगा, Cl2 इज चेंजिंग इनटू ClO3 माइनस, समझ में आता है। यहां 0 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर +5, कितने का चेंज आया 5 इलेक्ट्रॉन्स, Cl कितना है 2, तो यहां भी कितना होना चाहिए 2 ClO3 माइनस, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, बोलो इसमें कोई डाउट। फिर रिडक्शन हाफ, रिडक्शन हाफ में क्या होगा, Cl2 will accept 2 electrons and will form 2 Cl माइनस, बोलो होगा कोई डाउट। इन दोनों रिएक्शंस को आप क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड ऐसे करोगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, कैंसिल आउट। तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से। जब आप 5 से मल्टीप्लाई करके ये रिएक्शन लिखोगे तो आपके पास रिएक्शन क्या बनेगी, 5Cl2 plus 1Cl2, 6Cl2 gives 2ClO3 minus plus 10Cl minus, बोलो
अब इसके बाद क्या करेंगे हम, विल बैलेंस चार्ज, क्योंकि रिएक्शन कौन से मीडियम में है, बेसिक मीडियम में है ना, तो बेसिक मीडियम में क्या बैलेंस करेंगे हम, चार्ज। इधर कितना चार्ज है, 0, इधर कितना चार्ज है, -10 एंड -2, -12, तो यहां भी चार्ज कितना होना चाहिए, -12, तो यहां पे कितने OH माइनस ऐड करोगे, 12 OH माइनस। बोलो समझ में आता है, कोई डाउट। अब क्या बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन है यहां पे, 12, यहां कितना हुआ, 6, और कितने चाहिए, तो जितने ऑक्सीजन चाहिए होते हैं उतने क्या ऐड कर देते हैं हम, वाटर मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। ये हो गई आपकी बैलेंस्ड डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। बोलो समझ में आता है, कोई डाउट। तो इस तरह से हम ये 3 टाइप के रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन है तो उसे हम ऑक्सीडेशन मेथड से बैलेंस करेंगे, हमने क्लासिफाई कर दिया, हम लोग यही यूज करेंगे। और अगर एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। कोई डाउट, चल सकते हैं हम लोग आगे। तो अब आप लोग के लिए होमवर्क है आरसी मुखर्जी पे पेज नंबर 691 से लेकर 694 तक 100 बैलेंस 100 रिडॉक्स रिएक्शंस हैं। आप रोज 5 रिएक्शंस बैलेंस करो, रोज 5, 20 दिन में आपके सारे रिएक्शंस बैलेंस करना आ जाएगा और आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स भी आपको क्लियर हो जाएंगे। मतलब आप रिडॉक्स में फिर कभी भी अटक नहीं सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क है 691 से लेकर 694 तक, ठीक है। कल पहली 10 करके लानी है आपको, 5-5 करेंगे तो क्लास तक नहीं हो पाएगा, तो 10 करके लानी है, हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। समझ में आता है, चलो। तो ये हुआ आपके पास बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, किस तरह से हम रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं और ये सब चीजें। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालो देखो इक्विवेलेंट मास, नेक्स्ट हेडिंग डालो इक्विवेलेंट मास। Liquid is defined as, it is defined as the mass of an element it is defined as the mass of an element which can displace or combine with, it is defined as the mass of an element which can displace or combine with ऐसे लिखो आप लोग 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 8 grams of oxygen, 35.5 grams of chlorine, 80 grams of bromine and 108 gram of silver. हाँ, ये सब इसी फॉर्म में रहेंगे। ठीक है। अब देखो ये समझना बहुत जरूरी है कि इक्विवेलेंट मास होता क्या है। इसके नाम से बता रखा है इक्विवेलेंट मास। जैसे सपोज हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, जब हम पानी में कूदते हैं तो हमारे ऊपर कौन सा फोर्स लगता है, बॉयंसी फोर्स। सुना है ना आप लोगों ने, बॉयंसी फोर्स लगता है। तो बॉयंसी फोर्स क्यों लगता है, क्योंकि हम अपने वॉल्यूम के बराबर क्या कर देते हैं, वाटर को डिस्प्लेस करते हैं। तो वो वाटर का क्या हो जाएगा, हमारे इक्विवेलेंट वॉल्यूम। मतलब मैं अपने इतने वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर सकता हूं, वही क्या होता है, इक्विवेलेंट वॉल्यूम में उसे कह सकता हूं। सेम फंडा यहीं पे, कोई भी एक एलिमेंट उसका कितना मास हाइड्रोजन के 1 ग्राम से रिएक्ट कर सकता है, तो वो मास क्या हो जाएगा उसका, इक्विवेलेंट मास। जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, MgO। हम रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, यही होती है रिएक्शन, बैलेंस्ड रिएक्शन। अगर मैं यहां पे स्टोइकियोमेट्री लगाऊं
तो 2 into 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद 32 ग्राम्स ऑक्सीजन। बोलो कह सकता हूं या मैं कह सकता हूं 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद 48 ग्राम मैग्नीशियम। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन कितने से रिएक्ट करेगा? तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है? जो ऑक्सीजन के 8 ग्राम से रिएक्ट करे। अगर 1 ग्राम से इतना मैग्नीशियम रिएक्ट करता है तो 8 ग्राम से कितना रिएक्ट करेगा? 48/32 इंटू 8 कितना आएगा? 12। यानी मैग्नीशियम का इस रिएक्शन में इक्विवेलेंट मास कितना हुआ? 12 ग्राम्स। बोले डेफिनेशन समझ में आती है आपको? किसी भी एलिमेंट का कितना मास, हाइड्रोजन के 1 ग्राम से या फिर ऑक्सीजन के 8 ग्राम से या फिर क्लोरीन के 35.5 ग्राम से, ब्रोमीन के 80 ग्राम से और सिल्वर के 108 ग्राम से रिएक्ट कर सकता है। इनडायरेक्टली कहने का मतलब यह है कि हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास कितना होता है? 1। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास कितना होता है? 8। अप्लाई कर सकते हो मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। समझ में आता है? अब बात करते हैं, एक स्टडी का नाम है एन फैक्टर। क्या होता है, क्यों होता है और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। लिखो आगे आप, एन फैक्टर इज डिफरेंट। एन फैक्टर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज। एन फैक्टर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज। अलग अलग स्पीसीज के लिए एन फैक्टर भी क्या होता है? अलग अलग। तो हम अब अलग अलग स्पीसीज का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फॉर आयंस। किसी भी आयन के लिए जो उसका एन फैक्टर होता है दैट इज इक्वल टू इट्स चार्ज। यानी किसी भी आयन का जो इक्विवेलेंट मास होगा that will be equal to its molar mass upon magnitude of its charge। आपको साइन से कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है Na+। Na+ का इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा? इसका मोलर मास 23 अपॉन एन फैक्टर 1, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कितना है? 1। मुझे Mg2+ दे दिया किसी ने, Mg2+ का इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा? इसका मोलर मास अपॉन इसका एन फैक्टर 2। मुझसे किसी ने कह दिया Al3+, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा? इसका मोलर मास 27 अपॉन इसका एन फैक्टर 3, जो कि इसके चार्ज के बराबर है। मुझसे किसी ने कहा सल्फेट का इक्विवेलेंट मास क्या होगा? तो इसका मोलर मास 96 अपॉन इसका एन फैक्टर। जब भी आपको किसी आयन का आइदर कैटायन और एनायन इक्विवेलेंट मास निकालना है तो उसके लिए उसका एन फैक्टर क्या होगा? द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन इट मोलर मास अपॉन इट्स चार्ज, वही क्या हो जाएगा? उसका इक्विवेलेंट मास। बोलो समझ में आता है सबको? सेकंड इज फॉर सॉल्ट्स। सॉल्ट्स क्या होते हैं? सॉल्ट्स आर मेड अप फ्रॉम कैटायन एंड एनायन। अगर आप कोई भी सॉल्ट उठा के देखो तो उसमें एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। तो किसी भी सॉल्ट के लिए जो एन फैक्टर होगा दैट एन फैक्टर इज एलसीएम ऑफ द वैलेंसीज और द चार्जेस। LCM of the charges on cation and anion। समझ में आता है आपको? सॉल्ट्स जैसे NaCl। NaCl में सोडियम पे कितना चार्ज होता है? +1। Cl पे कितना चार्ज होता है? तो इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा? 1। LCM of 1 and 1 is 1। MgCl2 मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होता है? Cl पे इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? LCM ऑफ 1 and 2।
हाँ, चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड, साइन आपको नहीं देखना है। मान लो ये Al2SO4 होल थ्राइस, एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज है +3, सल्फेट पे कितना है, एलसीएम कितना आएगा, तो इसका इनफेक्टर कितना हो गया, समझ में आता है। तो जब भी किसी सॉल्ट का इनफेक्टर निकालना है, कैटायन और एनायन की वैलेंसी का आप क्या ले लो, एलसीएम। समझ में आता है, कोई डाउट। थर्ड, फॉर एसिड्स, एसिड्स के लिए जो एन फैक्टर होता है, दैट एन फैक्टर इज इक्वल टू इट्स बेसिसिटी। एंड व्हाट इज बेसिसिटी? बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ H plus ions an acid is capable to donate. किसी भी एसिड की बेसिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ H plus ions an acid is capable to donate. फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं HCl की, HCl कितने H प्लस दे सकता है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई 1। समझ में आता है, तो इसका इनफेक्टर भी कितना हुआ 1। H2SO4 2H प्लस दे सकता है, इसलिए इसका इनफेक्टर कितना होगा 2। देखो ये जो नंबर ऑफ H प्लस आयंस है ना, इन्हें हम एसिडिक हाइड्रोजन्स भी बोलते हैं। आप लोग एक नोट लिख लेना यहां पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एन एसिड कैन डोनेट only that hydrogen which is directly attached to a more electronegative element. Like more electronegative होते हैं जैसे FOCl, मेनली FOCl से जो अटैच्ड होगा डायरेक्टली, उसी हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे, एसिडिक हाइड्रोजन। और एक एसिड सिर्फ उसी हाइड्रोजन को डोनेट कर सकता है, उसके अलावा जो दूसरा हाइड्रोजन होगा उसको वो डोनेट नहीं कर सकता है। तो इस नोट को लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो इसको यूज कैसे करते हैं बताता हूं अभी आपको। हो गया। देखो जैसे H3PO4 ये कितने H प्लस दे सकता है 3H प्लस, तो इसका इनफेक्टर कितना होगा 3। H3PO3 ये कितने H प्लस दे सकता है, इसकी शक्ल से कितना दिख रहा है, तो इसका इनफेक्टर भी कितना होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। H3PO2 इसकी शक्ल से क्या दिख रहा है, 3H प्लस देना चाहिए इसे, तो इसका इनफेक्टर भी कितना होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। H3BO3 बोरिक एसिड कितने H प्लस देने चाहिए, इनफेक्टर कितना होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। दैट मीन्स आप एसिड की शक्ल देखकर उसकी बेसिसिटी या फिर उसका इनफेक्टर डिफाइन नहीं कर सकते। समझ में आता है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी होगी, इनको आपको देखना होगा। ये जो 3-4 एसिड्स मैंने आपके पास लिखे हैं, बाकी नॉर्मल एसिड्स होते हैं HNO3, HCl, H2SO4, ठीक है, ये सब आपके पास जितने H प्लस दिख रहे हैं उतने देते हैं। मैं कुछ एसिड्स आपको लिखवा रहा हूं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो देखो ऐसे कौन कौन से एसिड्स हैं। सबसे पहले मैं तो इनकी बात करता हूं, H3PO2, H3PO3, H3PO4। तो उनके लिए आपको इनकी स्ट्रक्चर्स बनाकर देखनी होगी। H3PO2 या उल्टा स्टार्ट करते हैं, H3PO4, H3PO3, H3PO2। अब आप कहोगे हमें इनकी स्ट्रक्चर्स याद कैसे होंगी, तो मैं मान लेता हूं कि आज से पहले आपने इनकी स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ी है। सच है, कॉमन सेंस है अपने पास, क्या हम उससे स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर सकते हैं? बताओ, फास्फोरस की वैलेंसी कितनी होती है
5 मानते हो? तो फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाएगा। 5 बॉन्ड बनाने की वो देखो आप पॉसिबिलिटीज, क्या आप ऐसे बनाओगे? P डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, कैसा हो सकता है? पॉसिबल है? नहीं है ना? बाकी H और O कहां गए? 3 ही तो काम में आए, एक O बच गया और 2 H बच गए, वो तो कुछ काम में नहीं आए। तो आप क्या कर दो, येलो एक और OH लगा देते हैं। अभी कितने बॉन्ड बने? क्या डबल बॉन्ड बन सकता है? क्या बच गया? देखो 2 H आ गए, 3 O आ गए, एक O और एक H बच गया, तो उसको लगा दो। देखो 1 2 3 4 5 वैलेंसी कंप्लीट है, 1 2 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 ऑक्सीजन। या फिर सिंपल सा तरीका, आप सिर्फ इतना से याद रखो, इन सब एसिड्स में फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड होगा, बाकी सब क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड्स। तो फास्फोरस की 5 वैलेंसी इसमें से 2 तो डबल बॉन्ड सेटिस्फाई हो गई, अब कितनी बची? 3। एक ऑक्सीजन कम हो गया, अब यहां पर आप क्या लगा सकते हो? सिर्फ 3 OH, एक OH इधर, एक OH इधर और एक OH। इस पे आते हैं, एक ऑक्सीजन चला गया, कितने OH बचे? तीन ऑक्सीजन थे, एक चला गया, 2 O बचे, तो 2 O के साथ 2 H लग सकते हैं, तो एक OH, दूसरा OH और तीसरा क्या लगेगा? सिर्फ थोड़ा समझ में आता है? यहां पर एक O चला गया, सिर्फ एक O बचा, तो एक OH, 2 कितने एसिडिक हाइड्रोजन है यहां पे? सिर्फ एक, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन वो होता है जो एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली अटैच्ड हो। ये हाइड्रोजन तो किससे अटैच्ड है? फास्फोरस से, मतलब ये इनको डोनेट नहीं कर सकता है। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हुई? 1। इसकी कितनी हुई? 2। इसकी कितनी हुई? समझ में आता है? ये तो हुआ एग्जैक्ट रीजन कि क्यों इनकी बेसिसिटी 3 to 1 होती है। याद रखने का तरीका, जो भी फास्फोरस एसिड है उसमें जितने ऑक्सीजन है उससे एक कम क्या हो जाएगी उसकी बेसिसिटी। यहां कितने ऑक्सीजन थे? 4, तो इसकी बेसिसिटी 3। यहां कितने थे? 3, इसकी बेसिसिटी 2। यहां कितने थे? 2, इसकी बेसिसिटी 1। समझ में आता है? जैसे याद रखना चाहो याद रख सकते हो, लेकिन इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया? इसी तरह आपके पास एक और एसिड आता है H3BO3, जिसे हम इस तरह लिखते हैं BOH होल थ्राइस। BOH होल थ्राइस लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि एक बेस बन गया है, क्योंकि जनरल टेंडेंसी क्या होती है? जिनके पास OH माइनस है वो होते हैं बेस, जिनके पास H प्लस है वो क्या होते हैं? एसिड्स। H3BO3 को आप इस तरह भी लिख सकते हो, H3PO3 को भी आप POH होल थ्राइस लिख सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेस बन जाएंगे, ये क्या है? एसिड्स। नॉन मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स आर ऑलवेज एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल ना बोरोन। अब देखो, अगर आप बोरोन के वैलेंशियल को काउंट करो तो BOH OH OH, इसके वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था ना हमने। इसके वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। यानी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं वो किसकी तरह काम करती हैं? एक लुईस एसिड की तरह। तो ये एक लुईस एसिड की तरह काम करेगा। अगर मैं इसकी रिएक्शन वाटर से करवाऊं तो वाटर में ऑक्सीजन के पास जो एक्सेस लोन पेयर है ये किसकी तरह काम करेगा? लुईस बेस की तरह, और अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ये किसको डोनेट कर देगा? बोरोन को। तो बोरोन इससे एक OH ले लेगा, एक OH लेकर बोरोन बनाएगा BOH होल 4 माइनस, यहां से OH